हेलो एंड वेलकम टू टीचिंग परीक्षा। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार टीचिंग परीक्षा में। करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग और देखते हैं करंट अफेयर्स में चल क्या रहा है। सफलता के 3 रहस्य होते हैं: योग्यता, साहस और आपकी कोशिश। ये 3 चीजें चलकर आप साथ चलते हैं तो आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी। चलिए, तो क्या करना है, रिवीजन सबसे पहले कर लेते हैं करंट अफेयर्स का, जो हमने कल पढ़ा था उस चीजों का रिवीजन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किस शहर में किया? In which city did External Affairs Minister S. Jaishankar recently inaugurate India's new Consulate General Office? चलिए, आपके पास 15 सेकंड का वक्त है। लंदन, डबलिन, बेलफास्ट, इन 3 में से आपको बताना है कौन सा आपका जवाब है। लंदन, डबलिन या फिर बेलफास्ट, 3 में से कौन सा आपका जवाब होगा, आपको बताना है। यस, आपके 15 सेकंड जो थे 15 सेकंड जल्द ही खत्म होने वाले हैं। वेरी गुड, 15 सेकंड खत्म। और आपका जवाब अगर बेलफास्ट है तो आप सही है। बेलफास्ट में कॉन्सुलेट जनरल, नए वाले कॉन्सुलेट जनरल का उद्घाटन किया है एस जयशंकर जी ने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जल्दी से। हाल ही में 18 वर्षीय खिलाड़ी विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है, वो इंसान कौन है? 15 सेकंड में आपको फिर से एक बार जवाब देना है। प्रणव वेंकटेश है, अर्जुन एरिगेसी है, निहाल सरीन है, 3 में से कौन सा है? प्रणव वेंकटेश, अर्जुन एरिगेसी, निहाल सरीन, इनमें से आपके जीते हुए खिलाड़ी कौन है? यस, वेरी गुड। 15 सेकंड का वक्त आपका यहाँ पर खत्म होता है और वो खिलाड़ी है प्रणव वेंकटेश। प्रणव वेंकटेश ने ये विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का किताब जीता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में किस अभियान का शुभारंभ किया? व्हाट कैंपेन वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन सूरत? स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान या फिर सूरत खाद्य सुरक्षा संस्कृति अभियान? कौन सा सुरक्षा अभियान उन्होंने जारी किया था सूरत में? गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान है, पोषण अभियान है या स्वच्छ भारत अभियान है? ओके, 15 सेकंड का वक्त वैसे भी खत्म हुआ है और अगर आपने इसका जवाब दिया है सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान, सूरत फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन, तो यू आर राइट। अगला क्वेश्चन रिवीजन का। कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल ने हाल ही में किस राज्य में महिला कारीगरों के लिए सशक्तिकरण के लिए कांथा मेले का आयोजन किया है? इन विच स्टेट डिड कोल इंडिया लिमिटेड रिसेंटली ऑर्गेनाइज द कांथा मेला फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन आर्टिजन्स? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या फिर ओडिशा में? झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इनमें से कौन से स्टेट में इसका आयोजन किया है फिलहाल? वो स्टेट अगर आपने कहा है पश्चिम बंगाल, वेरी गुड, तो आप सही हो। पश्चिम बंगाल में अभी-अभी उसका क्या हुआ है, आयोजन हुआ है कांथा मेले का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की घोषणा की है? किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में? विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैज Karnataka government decided to rename Bangalore City University after अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिंह राव या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह? 15 सेकंड में फटाफट इसका जवाब देना है। 15 सेकंड से पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, पीवी नरसिंह राव के नाम से या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम से? यस, तो क्या है, वो है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनके नाम से बेंगलोर सिटी का नामकरण होने वाला है और ऐसी घोषणा घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने की है। भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 एचपी वाला इंजन खरीदने के लिए भारत ने किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? इन विच कंट्रीज with which countries company did India sign a contract for the procurement of more powerful 1000 HP engines for its T-70 टैंक्स? टैंकों के लिए है, रूस के साथ, जर्मनी के साथ या फिर अमेरिका के साथ? कौन से देश के साथ, रूस, जर्मनी या फिर अमेरिका? ओके, अगर आपने जवाब दे दिया है ए, ऑप्शन ए रूस मतलब रशिया के साथ ये समझौता किया हुआ है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 रिपोर्ट, व्हाट रैंक डिड एलआईसी अचीव ग्लोबली? पहला, दूसरा या तीसरा? ऑप्शन है आपके पास पहला, दूसरा या तीसरा। 15 सेकंड में आपको इसका जवाब दे देना है। एलआईसी को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? वह एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अगर आपने इसका जवाब सी दिया है, ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा, नहीं, तीसरा, तीसरा स्थान एलआईसी को प्राप्त हुआ है इस रिपोर्ट में। रैंक है उसका तीसरा एलआईसी। भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी? हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट
फीमेल लॉ सेक्रेटरी अलका मित्तल, अंजू राठी राणा या फिर लीना नंदन। 5 ही सेकंड में इसका जवाब आप दे सकते हो, इसके लिए 15 सेकंड की भी शायद जरूरत नहीं है। कौन है? हु बिकम इंडिया फर्स्ट फीमेल लॉ सेक्रेटरी? यस, और अगर आपने जवाब दिया है अंजू राठी राणा तो आप सही है। अंजू राठी राणा जी भारत की पहली है महिला, ये वर्ड हमें याद रखना है, फर्स्ट फीमेल लॉ सेक्रेटरी। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष के रूप में, नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? जय शाह, सौरव गांगुली, राजीव शुक्ला। 15 सेकंड में आपको इसका जल्दी से फटाफट आंसर दे देना है। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में फिलहाल किसकी नियुक्ति की गई है? कौन है वो? ओके, वेरी गुड। अरे जय शाह नहीं, जय शाह तो आईसीसी के बने हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। ये है राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला जी की अभी अभी एसीसी, ए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एशियन, ओके, एशियन क्रिकेट काउंसिल, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में राजीव शुक्ला जी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के चेयरमैन कौन है जिन्हें आतिथ्य शिक्षा में क्रांति के लाने के लिए सम्मानित किया गया? वो चेयरमैन का नाम हमने पूछा है और आतिथ्य शिक्षा में क्रांति लाने के लिए सम्मानित किया गया है। संजीव कपूर है, सुबोर्णो बोस है, रणवीर ब्रार है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हु हैज ऑनर्ड फॉर रिवॉल्यूशनाइजिंग हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कौन है? संजीव कपूर, सुबोर्णो बोस या फिर रणवीर ब्रार? अगर आपने ऑप्शन का और बी ऑप्शन दिया है तो वो है सुबोर्णो बोस। आपका जवाब बी है तो सही है। नेक्स्ट, पंजाब सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? विच न्यू प्रोजेक्ट हैज द पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड? मिशन शक्ति, सुरक्षा अभियान या फिर प्रोजेक्ट हिफाजत? कौन सा लॉन्च किया है प्रोजेक्ट? मिशन शक्ति, सुरक्षा अभियान या फिर प्रोजेक्ट हिफाजत? यस, अगर आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी तो आप सही है, प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। कौन सी सरकार? पंजाब सरकार, वेरी गुड। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, डीपीआईआईटी भारत में निर्माण, सड़क सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? टाटा मोटर्स के साथ, मर्सिडीज बेंज इंडिया के साथ या फिर मारुति सुजुकी के साथ? किसके साथ डीपीआईआईटी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? विद व्हिच कंपनी डिड हैज डीपीआईआईटी साइंड एन एमओयू टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग, रोड सेफ्टी एंड सस्टेनेबल इंडिया? कौन सी है वह कंपनी? यस, अगर आपने जवाब दिया है, कौन सा जवाब दिया है आप सभी ने? यस, आप सभी ने अगर जवाब दिया है मर्सिडीज बेंज इंडिया, किससे? मर्सिडीज बेंज इंडिया, तो आप सही है, मर्सिडीज बेंज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शौर्य वेदनम, ये इंपॉर्टेंट है, शौर्य वेदनम का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? वेयर वाज द शौर्य वेदनम उत्सव ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार, हाँ याद रखिए, पहली बार, फर्स्ट टाइम कहाँ पे किया गया शौर्य वेदनम उत्सव? ओके, शौर्य वेदनम उत्सव, कोई बात नहीं सुप्रिया झा जी, चलता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है। शौर्य वेदनम उत्साह, ओ सॉरी, उत्साह नहीं, शौर्य वेदनम उत्सव कौन सा है वो? शौर्य वेदनम उत्सव। ओके, अगर आपने इसका जवाब मोतिहारी बिहार दिया है तो यू आर राइट। कहाँ पे? मोतिहारी बिहार में शौर्य वेदनम उत्सव का सबसे पहली बार आयोजन किया गया। यस, वेरी गुड। हाँ, सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूले। ओके, नेक्स्ट, ट्रोपैक्स 2025 का आयोजन किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा किया गया? ट्रोपिक्स का आयोजन किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा किया गया है? विच इंडियन आर्म्ड फोर्स कंडक्टेड ट्रोपेक्स 2005 सॉरी 25? भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना या फिर भारतीय वायुसेना? कौन के किसके द्वारा किया गया है ट्रोपिक्स का आयोजन? ट्रोपिक्स का आयोजन कौन सी सेना द्वारा किया है? वायुसेना, थल सेना या भारतीय नौसेना? तो इसका आयोजन अगर आपने किया है, ऑप्शन बी के साथ आप जाते हैं, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी ने इसका आयोजन किया है। इंडियन नेवी, डी कहाँ से आया है? ओके, डी 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 नहीं, बी 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 बी। अच्छा, कौन से क्वेश्चन का जवाब है? डी 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 डी, सिर्फ भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च? व्हेन इज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स डे इज सेलिब्रेटेड? ओके, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जवाब भी आप सभी को ऑलरेडी पता है। इसका जवाब, यस, अगर आपने इसका जवाब दिया है 10 मार्च तो यू आर राइट, 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट, हाल ही में किसने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। आईसीसी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2000 के विनर है हमारे भारत। किसको हराया है? न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। चलिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आपने कल इन्फॉर्मेशन पढ़ी होगी। मुझे बताइए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, सॉरी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का किताब किसे मिला है? ये क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, कमेंट में आंसर टाइप करें अपना अपना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यस, भारत ने खिताब जीता है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया, ये कमेंट में आपसे सुनना चाहता हूँ। सी ड्रैगन 2025 अभ्यास किस समुद्री क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या फिर प्रशांत महासागर में? सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड इन व्हिच मैरीटाइम रीजन, कहाँ पे? ये रोहित शर्मा तो मैन ऑफ द मैच थे जी। ये प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में। यह देखिए, ओके, हाँ, चलिए, ये थे हमारे कल के रिवीजन के क्वेश्चन। आज अभी हमारे रेगुलर क्लास को शुरू करते। रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला था, हमने पूछा था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है? क्या वो सचिन रविंद्र थे? ओके, किसको मिला है? या फिर मिचेल सैंटनर थे? यस। नहीं, रोहित शर्मा को मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं मिला है, मैन ऑफ द मैच मिला है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट पूछा है हमने, किसको मिला है? सोच कर जवाब दीजिए, बहुत देर बाद में पूछ भी लेना। चले, विज्ञान में महिला और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहाँ कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? भले ही आज 11 मार्च है, लेकिन ये दिन मनाया जाता है 11 फरवरी को। याद रखे, फरवरी, एफ, मार्च नहीं। आज 11 मार्च है, फरवरी नहीं है। तो ये अनपैकिंग स्टेम करियर, विज्ञान में उनकी आवाज देखिए, अनपैकिंग स्टेम करियर्स, विज्ञान में उनकी आवाज, ये थीम थी। व्हाट इज स्टेम? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। करियर में महिलाओं को प्रोत्साहित करना और उनकी चुनौतियों को संबोधित करना। याद रखिए, ये जो 11 फरवरी वाला दिन है, मैं मार्च नहीं, 11 फरवरी को दिन ये वाला मनाया जाता है। और इसमें ये जो स्टेम है, तो विज्ञान में स्टेम से रिलेटेड करियर, मतलब स्टेम का है लॉन्ग फॉर्म, तो स्टेम का लॉन्ग फॉर्म कभी कभी पूछा जाएगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन चार क्या है, इन चार के करियर में महिलाओं को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है और उनकी चुनौतियों को संबंधित करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। खंजर, एक मिनट, जस्ट स्टेम में महिलाओं के सामने कौन सी चुनौतियां है? लैंगिक पूर्वग्रह है और रूढ़िवादिता है। स्टेम को पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है, तो साइंस, मैथिक, इंजीनियरिंग को आज भी पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है। तो ऐसा पूर्वग्रह नहीं होना चाहिए, वो निकलना चाहिए। रोल मॉडल की कमी है ना? उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या कम होने के कारण, गुड मॉर्निंग, उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या कम होने के कारण लड़कियों के सामने रोल मॉडल नहीं है। सीमित करियर की उन्नति, ग्लास सीलिंग प्रभाव, जिससे ऊंचे पदों पर महिलाओं की पहुंच कम होती है। जनरली जो ऊंचे ऊंचे पद होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टिंग होती है, वो महिलाओं को दी ही नहीं जाती है। वेतन में असमानता है और भेदभाव है, महिलाओं को कम वेतन मिलता है। और कार्य जीवन संतुलन, परिवार और करियर, ये सबसे बेहद खतरनाक है। क्योंकि लड़की अगर सीखी, लड़की ने पढ़ाई करना शुरू भी की, तो उसको घर भी संभालना पड़ता है और नौकरी भी संभालना पड़ता है। दोनों चीजें संभाल कर आगे बढ़ना पड़ता है, इसीलिए इसका असर उनके करियर पर होता है। चलिए, खंजर 2000, खंजर 12, X2 X11, खंजर X11 अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? कौन से वो दो देश है जिन देशों के बीच में खंजर XYI, मतलब खंजर 12? थैंक यू महा क्या है, राज मोहन राज मोटिवेशन जी। तो खंजर 12 किन दो देशों के बीच होता है? बिटवीन विच टू कंट्रीज इज द खंजर 12 एक्सरसाइज कंडक्टेड? तो ये है भारत और किर्गिस्तान। याद रहे, भारत तो है ही उसमें, भारत के साथ साथ किर्गिस्तान है। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 है। ओके, अभ्यास अवधि 10 मार्च से 23 मार्च तक किर्गिस्तान में आयोजित। ये आयोजन इस बार का कब हो रहा है? इस बार का किर्गिस्तान में आयोजित हो रहा है। अभ्यास का स्वरूप कैसा है? भारत और किर्गिस्तान के बीच वार्षिक विशेष बल अभ्यास, ये शुरुआत सबसे पहले हुआ था 2011 में। अगर इसमें छोटा सा एक कोई क्वेश्चन बन जाए एक पॉइंट पे, तो ये बन जाता है ये शुरू कब हुआ था? ये 2011 में शुरू हुआ था। प्रतिनिधित्व भारत, भारत के पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान के स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन ब्रिगेड। तो इस बार कौन कौन होने वाला है इसमें? भारत का पैराशूट रेजिमेंट होना रहा है, ये भारत का विशेष बल है। पैराशूट मतलब पता है ना, वो पैराशूट में उड़कर सैनिक जाते हैं, ये ऐसे पैराशूट, ये डोरी से लटके हुए, ये ऐसे, तो पैराशूट वाले, ये पैराशूट रेजिमेंट है, ठीक है? ये भारत की पैराशूट रेजिमेंट इसमें चली जाएगी। ओके, चलिए,
शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी और विशेष बल अभियानों का प्रशिक्षण इससे इसमें किया जाने वाला है। इसमें क्या विशेष गतिविधियां होगी? कठोर प्रशिक्षण के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होने वाला है। किर्गिज त्योहार नौरोज का उत्सव मनाया जाएगा। देखिए किर्गिज का कौन सा त्योहार? नौरोज का उत्सव उसमें मनाया जाएगा। रणनीतिक महत्व क्या है? हाँ, यस यस, ये ऐसा ही होता है, एक बार इंडिया में और एक बार किर्गिस्तान में। रणनीतिक महत्व अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में सहयोग। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और उग्रवाद, ये जो चीजें है इनसे निपटने में सहयोग मिलेगा। भारत किर्गिस्तान रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसमें इससे सहयोग मिलने वाला है। चलिए, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ओएजी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी बनी है? याद देखिए, दूसरी, सेकंड, दूसरी क्या है? ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ओएजी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सीट क्षमता के मामले में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी है? सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी है? यस, और तो इसका आंसर है इंडिगो। इंडिगो की विश्व रैंकिंग क्या है? ओएजी रिपोर्ट 2025, उसकी एयरलाइन में रैंकिंग है दूसरी। दूसरी, सेकंड नंबर की सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन है। और किसके मामले में? सीट की क्षमता के मामले में। सीट की क्षमता के मामले में मतलब इसके बाद कितनी ज्यादा सीटें हैं। ओके, तो दूसरे स्थान पर है वृद्धि दर। 2024 में 10.1% वृद्धि दर था वार्षिक। कुल सीटें कितनी थी? 134.9 मिलियन सीटें होती है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। देखिए 10 लाख गुना इनसे इतना कीजिए, वो 134 को 10 लाख से गुना गुना कर लीजिए, तो 134.9 मिलियन सीटों का वो उड़ान करते थे। शीर्ष एयरलाइन कतर एयरवेज पहले स्थान पर है। तो ये भी एक वहां पे पॉइंट बन जाता है, एक छोटा सा पॉइंट, कि पहले स्थान पर कौन है। अगर दूसरे स्थान पर इंडिगो एयरलाइन है तो पहले स्थान पर कौन सी है? पहले स्थान पर है कतर एयरवेज, जिसकी सीट क्षमता वृद्धि 10.4 रही है। ठीक है, तो क्षमता वृद्धि के मामले में कतर पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर इंडिगो है। नेक्स्ट, चलिए रिवीजन। खंजर 12 अभ्यास 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? खंजर 12 अभ्यास 2025 में किस देश में आयोजित किया जा रहा है? चलिए 15 सेकंड में जवाब देना है। भारत में, उज्बेकिस्तान में या फिर किर्गिस्तान में? कौन से देश में कतर खंजर 2000 खंजर X22 आयोजित किया जा रहा है? कहाँ पे? यस, वेरी गुड, वेरी राइट, आप तो बहुत ही एकदम मुस्तैद है। किर्गिस्तान में खंजर का आयोजन किया जा रहा है। एक साल भारत में और एक स्थान किर्गिस्तान में, ऐसा इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट वन, ओएजी रिपोर्ट 2024 के अनुसार शीट क्षमता के मामले में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी बनी है? सबसे तेजी से, याद क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए, सबसे तेजी से बढ़ती हुई एयरलाइन कौन सी है ये हमने पूछा है। हमने दूसरे नंबर की एयरलाइन कौन सी है ये नहीं पूछा है, हमने पूछा है सबसे तेजी से बढ़ती हुई कौन सी वाली एयरलाइन है। ओके, सबसे तेजी से बढ़ती वाली, ओ इंडिगो नहीं लिखना है। हमने दूसरी नहीं पूछा है, हमने पहली पूछा है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली मतलब कौन सी? एक नंबर पूछा है ना हमने। थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर भी ध्यान दिया कीजिए, क्वेश्चन की ओर ध्यान दिया जाइए। सबसे तेजी से बढ़ने वाली कौन है? कतर एयरवेज है। कतर एयरवेज 1 नंबर। और इंडिगो एयरवेज किस कौन सी है? इंडिगो एयरवेज 2 नंबर। वेरी गुड, थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। खंजर 12 अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके पास है, आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा का अभ्यास या फिर जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय। चलिए खंजर 12 अभ्यास जो है इसका क्या उद्देश्य है? सबसे मेन उद्देश्य है खंजर 12 2022 का उद्देश्य, खंजर 12 का अब उद्देश्य, वेरी गुड। और खंजर 12 का उद्देश्य सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्रशिक्षण, यही एक में उद्देश्य खंजर 12 का है। बाकी समुद्री सुरक्षा का अभ्यास नहीं है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों का भी कोई लेना देना इससे नहीं है। स्टेम, स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये इन क्षेत्रों में महिलाओं को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? स्टेम क्षेत्र में, ये जो स्टेम है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर पढ़ना हो तो इनमें महिलाओं को किस प्रकार की समस्या का सामना पड़ता है? ग्लास सीलिंग प्रभाव, वेतन असमानता एंड उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या कम होना, कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? थोड़ा सा सोच कर इसका जवाब देना है। ओके, यस यस यस, कौन सी चीजों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है? ओके,
यस, सारी चीजें नहीं लगी। यस यस, ग्लास सीलिंग का प्रभाव भी है, वेतन में असमानता है और उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या कम है। ये सारी ये उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या कम होने से होता क्या है कि महिलाओं के सामने रोल मॉडल नहीं होता है, इसीलिए इसमें सभी सारे ऊपर के सारे इसके आंसर्स है। नेक्स्ट वाला, किर्गिस्तान में मनाया जाने वाला पारंपरिक त्योहार कौन सा है जिसे खंजर बारा अभ्यास के दौरान मनाया जा रहा है? किर्गिस्तान में मनाया जाने वाला पारंपरिक त्योहार के बारे में पूछा है, कौन सा है त्योहार? विच ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ किर्गिस्तान इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द खंजर द्वारा एक्सरसाइज? नौरोज, बैसाखी, लोसर, कौन सा है? नौरोज, बैसाखी, लोसर। यस, वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया है। नौरोज ही वह क्या है? त्योहार है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मैं विज्ञान में महिलाओं के सामने कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? सवाल ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर चैलेंज फेस्ड बाय वुमेन इन साइंस? लैंगिक पूर्वग्रह और रूढ़िवादिता, सीमित करियर उन्नति और वेतन समानता। कौन सा? सवाल थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है हमने, ध्यान से पढ़िए। कौन सी चुनौती नहीं है? लैंगिक पूर्वग्रह और रूढ़िवादिता, सीमित करियर उन्नति या फिर वेतन समानता? ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो वेतन समानता यहाँ पे लिख रहे हैं और चुनौती कौन सी है? वेतन असमानता है चुनौती। तो इसीलिए ये हमारा हो जाता है आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे समानता लिखा है, समानता चुनौती नहीं है, असमानता चुनौती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रिवीजन का हो गया। चलिए, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे दिया गया? एयर एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसे दिया गया है? ईयर EY, हाँ, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। इसका जवाब है नितिन कामत। नितिन कामत है जिनको ये पुरस्कार मिला है। नितिन कामत जीरोधा के संस्थापक और सीईओ है। जीरोधा ये जो कंपनी है उसके संस्थापक भी है और सीईओ भी है, नितिन कामत। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 के 24 के लिए इन्हें चुना गया। जून 2025 में मोंटे कार्लो, कौन सा? मोंटे कार्लो में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में भारत का ये प्रतिनिधित्व करेंगे। मोंटे कार्लो में ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। 2025 की बात चल रही है ना, याद रखें, ये अवार्ड 2024 का है और इनको दिया जाएगा 2025 में। ओके, कम मार्जिन, उच्च मात्रा वाली रणनीति से ब्रोकरेज उद्योग में बदलाव लाने के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। कम मार्जिन लेना और ब्रोकरेज उद्योग में बदलाव लाने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। फिनटेक, जलवायु, स्टार्टअप और सामाजिक पहलों का ये समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? फिनटेक, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, जलवायु, स्टार्टअप एंड सामाजिक पहल, इन सारी चीजों का ये समर्थन करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो जीरोधा कंपनी है ये किस चीज से रिलेटेड है? व्हाट इज जीरोधा? क्या आप में से किसी ने सुना है जीरोधा ऐप के बारे में? जीरोधा का ऐप भी है, क्या है? एप्लीकेशन ऐप, जीरोधा का एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग। तो जीरोधा ऐप किस चीज से रिलेटेड है? तो जीरोधा का ऐप वो जो हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना उससे रिलेटेड है। ओके, नितिन कामत, जीरोधा। ओके, जीरोधा ऐप अगर आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे तो आप वहां पे जीरोधा का ऐप देख पाते हैं। तो हम लोगों से रिलेटेड है जीरोधा शेयर मार्केटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम, असम में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम किसके सम्मान में रखा गया है? इन असम द इलेक्ट्रॉनिक सिटी हैज बीन नेम्ड इन ऑनर ऑफ whom? किसके नाम से असम में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रखा गया है? तो वो है रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है। रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। असम सरकार ने जगी रोड में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखने का फैसला किया है। कौन से? जगी रोड, कौन सा रोड? जगी रोड में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखने का फैसला किया है। यह निर्णय असम के औद्योगिक और आर्थिक विकास में टाटा समूह के योगदान को सम्मानित करने के लिए किया गया। टाटा समूह का जो योगदान है ना असम के औद्योगिक और आर्थिक विकास में, उसका सम्मान करने के लिए यह नाम रखा गया है। इस घोषणा का संबंध क्या है? एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन में इस योजना की घोषणा की गई जो 2025 फरवरी में हुई थी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के बयान से है इस योजना का संबंध है। ठीक है, तो जगी रोड, असम सरकार, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये इंपॉर्टेंट है। टाटा समूह की असम में बढ़ती उपस्थिति। टाटा समूह असम में चाय, स्वास्थ्य सेवा, इलेक्ट्रॉनिक इन जैसे उद्योगों में 55,000 से ज्यादा अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। देखिए, तो टाटा समूह चाय, टाटा टी सबको पता है, चाय,
स्वास्थ्य सेवा, इलेक्ट्रॉनिक जैसे उद्योगों में 55,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। टाटा ट्रस्ट ने असम सरकार के साथ मिलकर 17 कैंसर अस्पताल स्थापित किए हैं। टाटा ने कितने 17 कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किए हैं। ओके, सरकार की स्वीकृति और समर्थन। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस नामकरण की आधिकारिक घोषणा की। देखिए, असम के मुख्यमंत्री आज हमें पता चल गए, चलिए आज के हमारे मंत्री लेकिन मुख्यमंत्री है असम सरकार के। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, नाम याद रखते जाइए। इस नामकरण की आधिकारिक घोषणा की। भारत सरकार के केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री ने असम की सेमीकंडक्टर उद्योग में, देखिए सेमीकंडक्टर उद्योग में बढ़ती भूमिका की भी पुष्टि की है। यह निर्णय असम को भारत के अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण के रूप में विकसित करने की योजना के तहत लिया गया। तो याद रखें, तो क्या क्या हुआ है, 55,000 से अधिक ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। टाटा ट्रस्ट ने 17 कैंसर हॉस्पिटल असम में स्थापित किए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आजकल जिस चीज की बहुत ज्यादा चलती है वो है सेमीकंडक्टर उद्योग, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर चिप बनाने में बहुत काम में आता है। तो असम में सेमीकंडक्टर उद्योग भी बहुत आगे बढ़ रहा है और उसमें असम की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें, सेमीकंडक्टर उद्योग असम में। नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लूनर जीएनडब्ल्यूएस रिसीवर प्रयोग को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है? नासा और कौन सा वो देश है? ओके, तो वो देश हमारा है इटली, भारत नहीं है, इंडिया ने। नासा ने इटली के साथ, नासा और इटली अंतरिक्ष एजेंसी का लूनर जीएनडब्ल्यूएस रिसीवर प्रयोग अभी अभी यशस्वी हुआ है। नासा और इटली अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर LUGRE, ओके, LUGRE पेलोड विकसित किया। ठीक है, नासा और इटली दो देश याद रहे। इसे इंट्यूटिव मशीन, कौन सी मशीन? इंट्यूटिव मशीन के दूसरे निजी निजी देखिए, दूसरे निजी, पहले नहीं, दूसरे क्रमांक के, दूसरे नंबर के निजी चंद्र लैंडर पर तैनात किया गया। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी आधारित वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नल को प्राप्त और ट्रैक करना था। ओके, और इसका सफल अधिग्रहण किया गया। LUGRE प्रयोग ने पहली बार चंद्रमा की कक्षा और सतह पर GNSS सिग्नल को सफलतापूर्वक प्राप्त किया और ट्रैक भी कर लिया है। ओके, तो यह साबित करता है कि पृथ्वी आधारित GNSS तकनीक चंद्रमा पर भी नेविगेशन में मदद कर सकती है। पृथ्वी आधारित GNSS नेविगेशन तकनीक, GNSS। ओके, हाँ, यस यस, वेरी गुड। चलिए, तो ये जीएनएसएस टेक्निक, हम लोग जीपीआरएस यूज करते हैं ना, उस टाइप से जीएनएसएस टेक्निक है। तो जैसे हम पृथ्वी पर जीएनएसएस टेक्निक यूज करते हैं, तो वैसे ही चंद्रमा पर भी ये जीएनएसएस टेक्निक काम में आ सकती है, ऐसा इससे साबित होता है। चलिए रिवीजन किया जाए। नितिन कामत किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ है? जल्दी से आपको जवाब देना है। नितिन कामत इज द फाउंडर ऑफ विच सी कंपनी? चलिए, ग्रो के है, जीरोदा के है, या फिर अपस्टॉक के? 12 सेकंड में आप इसको इसका जवाब दे देंगे, 12 सेकंड में दे दीजिए या फिर 15 सेकंड में दे दीजिए। नितिन कामत कौन सी कंपनी के साथ रिलेटेड है? वेरी गुड, आपने इतने जल्दी से जवाब कैसे दे दिया? वो है जीरोधा, जीरोधा के संस्थापक और सीईओ है। LUGRE प्रयोग का उद्देश्य क्या था? चंद्रमा की सतह पर जीपीएस सिग्नल प्राप्त करना, मंगल ग्रह पर नेविगेशन प्रणाली विकसित करना, या फिर चंद्रमा पर रोबोटिक मिशन का परीक्षण करना। चलिए, इसका जवाब भी आपको 15 सेकंड में देना है। LUGRE जो प्रयोग अभी अभी किया गया है, LUGRE प्रयोग का उद्देश्य क्या था? एलिजियारी का उद्देश्य, वेरी गुड, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चंद्रमा, कहा, सिर्फ चंद्रमा की सतह पर जीपीएस सिग्नल प्राप्त करना। ओके, GNSS सिग्नल चंद्र जैसे धरती पर काम करता है, वैसे ही वो क्या चंद्रमा पर काम करता है, इसका परीक्षण किया गया और सफल रहा। असम में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम किसके सम्मान में रखा गया है? असम की जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उसका नाम किसके सम्मान में लिखा गया है, दिया गया है? JRD टाटा, रतन टाटा, या फिर जमशेदजी टाटा? जल्दी से दे दिया आपको, अगर आपके पास जवाब है तो। असम में जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी निर्माण हुई है उसका उसका इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो निर्माण हो रही है उसका नाम किसके सम्मान में रखा गया है? JRD टाटा जी के सम्मान में, रतन टाटा जी के सम्मान में, या फिर जमशेदजी टाटा के सम्मान में? वेरी गुड, ये भी सवाल आपने जल्दी से दे दिया। इसका जवाब है रतन टाटा, रतन टाटा जी के सम्मान में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रखा गया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नितिन कामत को किस उद्योग में उनके योगदान के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? टेक्नोलॉजी में, स्टॉक ब्रोकरेज में, या फिर हेल्थ केयर में? नितिन कामत was
awarded the EY Entrepreneur of the Year 2024 for his contribution to which industry? कौन सी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन के लिए नितिन कामत को यह पुरस्कार दिया गया है? कौन सी इंडस्ट्री है? जीरोदा का अगर आपको पता है तो आप सीधा ही इसका जवाब दे सकेंगे, स्टॉक का ब्रोकरेज। कौन सा ब्रोकरेज? स्टॉक ब्रोकरेज, मतलब हम लोग जो स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए ये कंपनी काम करती है। तो स्टॉक याद रखिए, क्या है स्टॉक? कंपनियों के शेयर्स। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। असम में बनने वाली रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी किस स्थान पर स्थित है? कौन सा स्थान है? वेयर विल बी दिस इलेक्ट्रॉनिक सिटी लोकेटेड? कहाँ पे ये लोकेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी का? गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ या फिर जगी रोड? कहाँ पे होगा? गुवाहाटी में होगा, डिब्रू रोड पर होगा या फिर जगी रोड पे होगा? वेरी गुड। तो ये होगा, आपने सही आंसर दिया है, ये होगा जगी रोड पे। कौन सा रोड? जगी रोड। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। लूनर GNSS रिसीवर प्रयोग को चंद्रमा की सतह पर किस कंपनी के चंद्र लैंडर द्वारा तैनात किया गया? कौन सी कंपनी के चंद्र लैंडर द्वारा तैनात किया गया? देखिए, चलिए, लूनर GNSS रिसीवर प्रयोग को चंद्रमा की सतह पर इटली की थी, इटली का साथ तो लिया है, लेकिन कौन सी कंपनी के चंद्र लैंडर द्वारा तैनात किया गया है? विच कंपनी लूनर लैंडर डिप्लॉयड द लूनर GNSS रिसीवर एक्सपेरिमेंट ऑन द मून सरफेस? कौन है वो? स्पेसएक्स है, ब्लू ओरिजिन है या फिर इंट्यूटिव मशीन्स है? वेरी गुड, ये इसका आंसर आप सभी ने बिल्कुल सोच समझ के दिया होगा। ये है इंट्यूटिव मशीन्स, कंपनी का नाम है इंट्यूटिव मशीन्स। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कल था IOC, आज है HPCL। विकास कौशल, विकी कौशल कहा है? विकी कौशल तो बॉलीवुड में है, वो विकी कौशल नहीं है, ये विकास कौशल जी है। विकास कौशल, सरकार ने विकास कौशल को, सरकार ने किया है। सरकार क्यों करेगी? क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। सरकार ने विकास कौशल को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोनों है, अध्यक्ष भी है और प्रबंध निदेशक मतलब CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। वह रजनीश नारंग का स्थान लेंगे, जो 1 सितंबर 24 से अंतरिम CMD के रूप में कार्यरत थे। वो अंतरिम CMD के रूप में कार्यरत थे। ओके, 1 दिसंबर 2024 थे, अंतरिम थे, फाइनल नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विकास कौशल, हाल ही में भारत में किस निजी कंपनी द्वारा निर्मित पहला LCAMK1A रियर फ्यूजलेज HAL को सौंपा गया? देखिए, हाल ही में भारत में किस कंपनी, और लेकिन वो निजी, किस निजी कंपनी द्वारा निर्मित पहला LCAMK1A रियर फ्यूजलेज HCL को सौंपा गया? किसको सौंपा गया? HAL को सौंपा गया। HAL क्या है? HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनको सौंपा गया है। तो वो कंपनी कौन सी है? यस यस, रचिन रविंद्र। ओके, आप सभी ने आंसर, ओ, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र को दिया गया। वेरी गुड। तो अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज कौन सा है? अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज, इस कंपनी ने ये क्या किया है? दिया, देखिए यहाँ कंपनी का लोगो आप देख पाएंगे, अल्फा। समारोह और मुख्य घोषणा 9 मार्च 25 को बेंगलुरु में रक्षा मंत्री, चलिए आज के हमारे मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। LCAMKA, देखिए LCAMK1A का पहला रियर फ्यूजलेज भारतीय निजी उद्योग अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। इसे HAL को सौंपा गया। रक्षा मंत्री ने इसे भारत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सार्वजनिक निजी भागीदारी, कौन सी भागीदारी? सार्वजनिक निजी भागीदारी, मतलब सरकारी कंपनी और निजी मतलब प्राइवेट कंपनी की भागीदारी, PPP, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये है। कभी कभी PPP का लॉन्ग फॉर्म भी पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स की टर्म है, व्हाट इज PPP? तो ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP का लॉन्ग फॉर्म, दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। ठीक है, चलिए, HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना और CSC अकादमी के साथ मिलकर किस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ओके, HDFC जो है, HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना और CSC अकादमी के साथ मिलकर कौन सी परियोजना के लिए, कौन सी परियोजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? अच्छा, आपको सीटेट में 82 मार्क्स आए तो ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए, वो को है प्रोजेक्ट हॉक। कौन सा है? प्रोजेक्ट हॉक, हवाई
अनुभवी कल्याण केंद्र, देखिए प्रोजेक्ट हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र, HAKK प्रोजेक्ट हक। एचडीएफसी बैंक ने अपनी परिवर्तन पहल, कौन सी पहल है, परिवर्तन पहल के तहत भारतीय वायुसेना और सीएससी अकादमी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, रक्षा में पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सेवाएं, कौशल विकास और आर्थिक समावेशन प्रदान करना है। देखिए HAKK हक, प्रोजेक्ट हक, कौन सा हक, किस चीज का हक और किसे मिलने वाला है ये वाला हक, ये हक मिलेगा HAKK हक मिलने वाला है रक्षा पेंशन भोगी है, भूतपूर्व सैनिक और उनके जो परिवार है उनको क्या मिलेगा, वित्तीय सेवाएं मिलेंगी, कौशल विकास और आर्थिक समावेशन से रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी। तो ये प्रोजेक्ट हक है एचडीएफसी का, HAKK याद रखें। चलिए, विकास कौशल का कार्यक्रम कितने वर्षों का होगा, विकास कौशल का कार्यक्रम कितने वर्षों का होने वाला है, चलिए जल्दी से हमको बताना है। यस, अरे विकास कौशल जी जो है ना उनका अपॉइंटमेंट किया गया है, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, विकास कौशल जी का कार्यकाल, यस ऑब्वियसली वो 5 सालों का होने वाला है, 5 वर्षों का। भारत में रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए किस ऐतिहासिक कार्यक्रम के तहत LCA MK1A फ्यूजलेज सौंपा गया, कौन सा है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, रक्षा नवाचार नीति या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल, कौन सा होगा। चलिए, LCA MK1A जो सौंपा गया है, कौन सी नीति के तहत इसको सौंपा गया है, वेरी गुड, आप सभी वेरी 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 गुड वेरी गुड, सी आंसर आपने दिया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो होता है उस मॉडल के तहत इसको सौंपा गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मॉडल। चलिए नेक्स्ट, प्रोजेक्ट हक किस बैंक की परिवर्तन पहल का हिस्सा है, कौन सी बैंक ने प्रोजेक्ट हक को लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट हक किस बैंक का है प्रोजेक्ट हक, वेरी गुड, सारे सब लोगों ने सही जवाब दिया है, HDFC बैंक का है प्रोजेक्ट हक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में LCM के रियर फ्यूजलेज को सौंपने का समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ था, कहाँ, ये जो LCO जो है ना, LCA MK1 है जो फ्यूजलेज HL को सौंपने का समारोह है, वह कहाँ पे आयोजित हुआ है, वेयर वाज द रिसेंट सेरेमनी ऑफ हैंडिंग ओवर द LCA MK1A रियर फ्यूजलेज टू HCL हेल्थ, कहाँ पे आयोजित हुआ था ये समारोह, ये समारोह आयोजित जिस जगह पे हुआ था वो शहर कौन सा है, तो वो शहर था हमारा बेंगलुरु। बेंगलुरु कौन से शहर में है, बेंगलुरु, बेंगलुरु है कर्नाटक का शहर में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, HPL के नए CMD विकास कौशल को किस मंत्रालय के तहत कार्य करना होगा, HPCL के नए CMD विकास कौशल को कौन से मंत्रालय के तहत कार्य करना होगा, कौन सा होगा वो मंत्रालय, कि अगर वो HPCL है, अगर पेट्रोल से रिलेटेड कंपनी है तो वो उसका मंत्रालय कौन सा होना चाहिए, HPCL क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कौन सा मंत्रालय हो सकता है, यस वेरी गुड। तो जब आप लॉजिक लगाते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मंत्रालय, पेट्रोल से रिलेटेड कौन सी कंपनी है, कौन सा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ही हो सकता है। नेक्स्ट, चलिए रिवीजन हो चुका है, अभी आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल टीकाकरण बाल टीकाकरण की निगरानी के लिए हाल ही में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल टीकाकरण के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी अभी लॉन्च किया गया है, यस और वो है राइज ऐप, कौन सा ऐप है, राइज, राइज देखिए, राइज का लॉन्ग फॉर्म रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट को है, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट, तो इन 4 शब्दों से बना है RISE, राइज ऐप। उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी और प्रबंधन के लिए ये वाला ऐप लॉन्च किया। ये ऐप स्टाफ नर्स, सहायक नर्स, दाइयों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीकाकरण निगरानी और प्रबंधन में मदद करने वाला है। ऐप किसको मदद करेगा, स्टाफ नर्स को, सहायक नर्सों को और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मदद करने वाला है। इसका उद्देश्य टीकाकरण कवरेज में सुधार करना है, अनिच्छुक परिवारों को ट्रैक करना है, कौन से अनिच्छुक, जो टीका नहीं करवाते हैं, जिनकी टीका करने की इच्छा नहीं होती है, ऐसे लोगों को ट्रैक करना और टीकाकरण प्रक्रिया को कुशलता पूर्वक निष्पादित करना, ये इसके क्या है, उद्देश्य है। राइज, RISE, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम ऐप की विशेषताएं क्या है, टीकाकरण कार्यक्रम और सत्रों का प्रबंधन करना है,
टीका सुरक्षा प्रोटोकॉल और कोल्ड चेन मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी भी करना है। समझो टीका कर लिया और उसके कोई प्रतिकूल प्रभाव हो गए, किसी को बुखार आया, किसी को उल्टी हो रही है, कुछ और रिएक्शन हो गया, तो उसकी भी निगरानी करेंगे। नवीनतम टीकाकरण दिशा निर्देशों पर स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना, तो ये सारे काम राइज के अंडर हो सकते हैं। ठीक है, चलो। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 2,500 रुपए देने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? कौन सा वह राज्य सरकार है? राज्य सरकार ने महिलाओं को 2,500 रुपए देने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी भी दे दी है। ये क्या आप देख पा रही है? ये दिल्ली की मुख्यमंत्री जी है, नई मुख्यमंत्री दिल्ली की। यस, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। दिल्ली सरकार ने ये योजना जाहिर की है, महिला समृद्धि योजना। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कि देखिए आज के ये नए मंत्री है, हमारे अगले मंत्री जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा जी कौन से मंत्री है? केंद्रीय मंत्री है और भाजपा के अध्यक्ष है। इन्होंने, लक्ष्य क्या है इनका? दिल्ली महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है। वित्तीय सहायता कितनी मिलेगी? यहाँ पे 2,500 प्रति माह महिलाओं को मिलेगा। और कैसे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है? डायरेक्ट आपके बैंक के अकाउंट में जब पैसा आता है तो उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम लोग कहते हैं। तो ठीक है, जेपी नड्डा जी ने लॉन्च की, दिल्ली की है और महिला समृद्धि योजना है और 2,500 रुपए हर महीने मिलने वाले हैं और डीबीटी के माध्यम से मिलने वाले हैं। ये सारी चीजें याद रखेंगे। ओम नमः शिवाय। महिलाओं के कल्याण के लिए अन्य कौन सी पहल है? महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने पर जोर दिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली में ये चीज़ हो रही है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली में महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण पहल है। 5,100 करोड़ के बजट से इस योजना का लाभ लाखों महिलाओं को मिलेगा। कितना बजट है? 5,100 करोड़। दिल्ली सरकार की योजना है, दिल्ली सरकार का बजट है। सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा कर रही है, जिससे महिला कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। छोड़िए, तो ये सरकार वो तो ऐसा करने ही वाली है। ठीक है, नियम क्या है? दिल्ली की महिला होना जरूरी है। कहा, अगर योजना दिल्ली की है तो महिला कहाँ की होना जरूरी है? दिल्ली की। आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। परिवार इनकम टैक्स ना भरता हो, महिला की आयु 18 से 60 साल हो, सरकारी पद पर ना हो, सरकारी लाभ ना लेती हो, ई रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो इसकी कंडीशंस भी रखी गई है। क्या है? तो हो, दिल्ली की रहने वाली हो, इनकम 2-3 लाख से ज्यादा ना हो, टैक्स ना भर रहा हो, सरकारी इनकम टैक्स, महिला 18 से 60 होनी चाहिए, किसी सरकारी पद पर ना हो या फिर कोई भी सरकारी लाभ ना ले रही हो। ऐसी महिलाओं को ये सारी चीजें मिलने वाली है, मतलब 2,500 मिलेंगे। जनवरी 2025 में भारत की मुद्रास्फीति दर कितने प्रतिशत तक गिर गई? 2025 जनवरी में इंडियाज इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति दर जो है फेल, गिर गई। कितने परसेंट गिर गई है भारत की मुद्रास्फीति दर? ओके, चलिए देखते हैं क्या करें। 4.31%। भारत की मुद्रास्फीति में गिरावट आई है 4.31%। जनवरी 2025 में ये घटकर 4.31 हो गई। पिछले महीने ये थी 5.22%। 4 महीने तक 5% से अधिक रहने के बाद यह आरबीआई के 4% लक्ष्य के करीब पहुंच रही है। मतलब अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। मुद्रास्फीति पहले 5.22 थी, अब घटकर 4.33 हो गई है। मतलब ये भारत के लिए अच्छा है, महंगाई कम होने वाली है। यह प्रवृत्ति संभावित दरों में कटौती की संभावना को मजबूत करती है। क्या करती है? देखिए, यह प्रवृत्ति संभावित दरों में कटौती की संभावना को मजबूत करती है। इसका मतलब दरों में कटौती होगी। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब महंगाई कम होगी। महंगाई कम होने के आसार लगते हैं इससे। देखिए, 5.22 से सीधा 4.31 तक मुद्रास्फीति दर आ गई है। तो ये भारत के लिए अच्छा है। चलिए, रिवीजन होता है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 2,500 प्रतिमाह देने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? कौन सा राज्य सरकार है? उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है या फिर मध्य प्रदेश है? और अगर आपने इसका जवाब दिया है दिल्ली, कौन सा राज्य? दिल्ली, तो ये इसका है सही आंसर। दिल्ली ने महिलाओं को कितने 2,500 प्रतिमाह देना के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। राइज ऐप की कौन-कौन सी प्रमुख विशेषताएँ हैं? राइज ऐप, RIAC कौन से कंट्री का है? सॉरी, कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो इसकी कौन सी प्रमुख विशेषता है? टीकाकरण कार्यक्रमों को और सत्रों का प्रबंधन करना, ठीक है। टीका सुरक्षा प्रोटोकॉल और कोल्ड चेन मैनेजमेंट करना, ये भी ठीक है। टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव की निगरानी करना, ये भी ठीक है। तो क्या आंसर देंगे आप?
यस, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। ये राइज ऐप की क्या-क्या है, प्रमुख विशेषताएँ, सारे हैं ना, सारे देखिए। टीकाकरण कार्यक्रमों और सत्रों का प्रबंधन है, टीका सुरक्षा प्रोटोकॉल, कोल्ड चेन मैनेजमेंट है और उसके बाद टीकाकरण के बाद जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, उनकी निगरानी करना, ये भी इसका उद्देश्य है। तो ये हो जाता है आंसर डी। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? कौन है जो महिला समृद्धि योजना को जिन्होंने लॉन्च किया? तो कौन है वो? केंद्रीय मंत्री और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जी ने इस योजना को लॉन्च किया है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, महिला समृद्धि योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है? महिला समृद्धि योजना के लिए कितने करोड़ का बजट का निर्धारण किया गया? ठीक है, चलिए आपको 15 सेकंड दे देते, सोच लीजिए। आंकड़े सेम-सेम लगते हैं, 5100 करोड़, 5000 करोड़ या फिर 6200 करोड़, कितना लगता है आपको? कितने करोड़ लगाए गए हैं? बजट कितने करोड़ का है? वेरी गुड, ए 5100 करोड़, 5100 करोड़, पूरा एक वो जो है ना, पावती काटने वाला कार्यक्रम हो गया, डोनेशन देने वाला 5100 की पावती काट ली है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया राइज़ ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर प्रदेश ने जो राइज़ ऐप लॉन्च किया है, वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से है, कृषि से है या फिर स्वास्थ्य से है? द राइज़ ऐप लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज रिलीज टू व्हिच सेक्टर, किस सेक्टर के लिए है? रिलीज फॉर व्हिच सेक्टर? तो वो है, वेरी गुड, आप सभी ने सही आंसर दिया है, वो स्वास्थ्य क्षेत्र से, स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड राइज ऐप, क्योंकि टीकाकरण कौन से क्षेत्र से रिलेटेड होगा? वो राइज ऐप से रिलेटेड हो, सॉरी, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट वाला, महिला समृद्धि योजना के तहत वित्तीय सहायता किस प्रकार के माध्यम से दी जाएगी? वो जो वित्तीय सहायता मिलेगी महिला समृद्धि योजना से, वो कौन से माध्यम से मिलेगी? कैश ट्रांसफर होगा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण होगा या फिर चेक द्वारा भुगतान किया जाएगा? बताइए, कौन सी योजना के तहत वो मिलेगा? कौन से माध्यम से महिला समृद्धि योजना जो है, उसका लाभ महिलाओं को, दिल्ली की महिला को मिलने वाला है? किसके माध्यम से? ओ, ये भी हमने देख लिया था, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसे मिलने वाले हैं, 2500 रुपए। तैयार रहिए। हाल ही में किस पूर्व सेना प्रमुख ने अपनी पुस्तक द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी का अनावरण किया? ये ऐसी जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, इसका अनावरण किया वो कौन है? हाल ही में किस पूर्व सेना प्रमुख ने ये बुक लिखी? पूर्व सेना प्रमुख है, तो ऐसी जो कंट्रोवर्शियल किताबें हैं, इनके बारे में एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है, याद रखिए। द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, और इसके लेखक है जनरल एम एम नरवणे, मनोज नरवणे। जनरल एम एम नरवणे है, पूर्व सेना प्रमुख है। इन्होंने अपनी नए सैन्य थ्रिलर द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी का अनावरण किया है। उनकी पत्नी वीना नरवणे उनके साथ थी जब उन्होंने पहली प्रति उन्हें भेंट की। तो ऐसे मनोज जी है, पहली प्रति का अनावरण किया और पहली प्रति अपनी वाइफ को ही भेंट कर दी। जनरल मनोज एम नरवणे, इन्होंने ये किताब लिखी है, तो किताब का नाम भी याद रखें। किताब का नाम क्या है? द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी। क्लियर? जनरल एम एम नरवणे भारतीय सेना के 28वें प्रमुख है। कौन से नंबर के? 28वें प्रमुख है। ये क्वेश्चन के लिए ये भी एक पॉइंट बन जाता है कि जनरल नरवणे कितवें नंबर के थे? 28 नंबर के। इतना डिटेल कोई पूछेगा नहीं, लेकिन याद रहे, 2019 से 2022 तक वो भारतीय सेना के प्रमुख थे। जनरल नरवणे एक अब प्रकाशित लेखक बन गए हैं, क्योंकि उनकी किताब प्रकाशित हो चुकी है और उनकी अगली पुस्तक फोर स्टार डेस्टिनी, उनकी अगली पुस्तक कौन से आने वाली है? उनकी अगली पुस्तक फोर स्टार डेस्टिनी होगी, जो आने वाली है। जनरल एम एम नरवणे, पहली किताब आ चुकी है, दूसरी किताब आ रही है, उसकी प्रतीक्षा की जा रही है, फोर स्टार डेस्टिनी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चलिए मंत्री जी का ना रिपीटेशन हमारी क्लास में होते रहता है, मंत्री याद हो ही जाते हैं। अब तो कुछ याद हो गया होगा आपको कि हमारे भारत के रक्षा गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री अमित शाह। किस शहर में, कौन से शहर में हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का शिलान्यास किया? कौन सा सेंटर? स्पोर्ट्स सेंटर, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का शिलान्यास किया है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो वो कौन से शहर में किया है? वेरी गुड, तो वो है गांधीनगर। और गांधीनगर कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है। इस परियोजना की लागत है 325 करोड़। कितनी करोड़? 325 करोड़। हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन, शिलान्यास किया है केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। उद्देश्य क्या है? पैरा एथलीट्स को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना। किसको? पैरा एथलीट। एथलीट तो बहुत है, लेकिन पैरा एथलीट मतलब जो
कहीं ना कहीं किसी ना किसी विकलांगता से जूझ रहे होते हैं, वो वैसे वाले एथलीट। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाओं का विस्तार करना, ये इसका उद्देश्य है। तो याद रखें, पैरा मतलब दिव्यांग खिलाड़ी, इनके लिए 325 करोड़ से बना स्पोर्ट्स सेंटर। जनरल एम नरवणे द्वारा लिखित द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी किस प्रकार की पुस्तक है? जनरल एम नरवणे द्वारा लिखित कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी किस प्रकार की पुस्तक है? सैन्य थ्रिलर है, ऐतिहासिक उपन्यास है, या फिर आत्मकथा है? कौन सी है? 12, चलिए 15 सेकंड है आपके पास। जनरल एम नरवणे द्वारा लिखित द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी किस प्रकार की किताब है, किस प्रकार की पुस्तक है? तो वो पुस्तक है एक सैन्य थ्रिलर है। कौन सी है? सैन्य थ्रिलर है, मिलिटरी थ्रिलर है। ओके, मिलिटरी थ्रिलर, नरवणे द्वारा लिखित। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, गांधीनगर में प्रस्तावित हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का मुख्य लाभार्थी कौन होंगे? गांधीनगर में जो प्रस्तावित है हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर, उनके मुख्य लाभार्थी कौन होंगे? तो उनके लाभार्थी ओलंपिक खिलाड़ी होंगे, राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी होंगे, या फिर पैरा एथलीट्स होंगे? तो उनके मुख्य लाभार्थी होंगे दिव्यांग खिलाड़ी, पैरा एथलीट्स होंगे। क्लियर? पैरा एथलीट्स मतलब दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए ये स्पोर्ट्स सेंटर हुआ है। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चलिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन हमने पूछ लिया, थोड़ा सा आपके जीके से रिलेटेड, क्योंकि इनका उल्लेख कल हुआ था। तो वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चलिए 15 सेकंड ले लीजिए, लेकिन इसका सोचकर जवाब दीजिए। बिपिन रावत है, नरवणे जी है, या फिर जनरल अनिल चौहान है? कौन है? कौन है भारत के फिलहाल में सीडीएस? कौन है? जनरल अनिल चौहान है, या फिर जनरल उपेंद्र द्विवेदी है? अरे नरवणे जी तो पूर्व है ना। ये कौन है? ये जो नरवणे है, पूर्व है, अभी के नहीं है, वर्तमान में नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन वर्तमान में भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, ये हमने आपसे पूछा है, पूर्व वाले नहीं पूछे। तो ये है जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान भारत के फिलहाल में वर्तमान सीडीएस है, जनरल अनिल चौहान, याद रखिए, जनरल अनिल चौहान। ओके भैया जी, ये देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान आपके सामने है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फिलहाल वर्तमान में जनरल अनिल चौहान है, वर्तमान, अभी भी विद्यमान। ठीक है, वर्तमान में सीडीएस। ओके, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्लियर? नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है? वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख है। ये सारी चीजें कभी कभी रिपीट होती रहनी चाहिए। तो कौन है भारत के थल सेना प्रमुख? नौसेना वाले नहीं, वायुसेना वाली नहीं, थल सेना के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल विपिन रावत, या फिर जनरल एम नरवणे? कौन है भारत के फिलहाल थल सेना के प्रमुख? के तो भारत के फिलहाल थल सेना के प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी फिलहाल में भारत के थल सेना प्रमुख है। ठीक है, चलो आंसर सही है। देखिए, आर्मी के कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। एयरफोर्स के देखिए एपी सिंह। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, नेवी के कौन है? दिनेश त्रिपाठी। ये तीनों चित्र आपके सामने है। ये आर्मी वाले हैं, ये एयर वाले हैं, और ये नेवी वाले हैं। तीनों लोग देख लीजिए, पहचान लीजिए, और उनको सैल्यूट करके आगे बढ़िए। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? चलिए, भारतीय वायुसेना के प्रमुख बता दीजिए। अभी अभी हमने आपको चित्र दिखाए थे। तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? भारतीय वायुसेना प्रमुख, वेरी गुड। वायुसेना, वायुसेना पूछा है हमने। एयरफोर्स के प्रमुख कौन है पूछा है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख है वायुसेना के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह है वायुसेना के प्रमुख। देखिए, वायुसेना के प्रमुख एयर, और कौन है? एपी सिंह। कौन है? एपी सिंह जी वायुसेना के प्रमुख है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? चलिए, नौसेना के भी हमने पूछ लीजिए ना, रिवीजन हो जाता है। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? अब करमबीर सिंह है, एडमिरल आर हरि कुमार है, सुनील लांबा है, या फिर दिनेश त्रिपाठी है? कौन है बताइए? वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख जो है आपको बताने हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है? वेरी गुड, डी डी सुजाता मिश्रा जी, वेरी गुड। मित्तल जी, वेरी गुड। एवरेज एट क्रिएटिंग, वेरी गुड जी। वंदना वंदना जी, नीतू कुमारी, सबने डी आंसर दिया है। तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भारत के नौसेना के प्रमुख है। कौन से प्रमुख है? नौसेना के प्रमुख। नेक्स्ट,
चलिए, तो ये था हमारा आज का करंट अफ़ेयर्स का सेशन, जिसमें हमने बहुत सारी कल जो घटित हुई वो सारी घटनाएँ याद कर ली, देख ली, उनका रिवीजन कर लिया, सारी चीज़ें मन से पढ़ ली, शांति से पढ़ ली, तो ठीक है। तो आज को आपके दिन की शुभकामनाएँ देती है, रुक जाते हैं यहीं पे और कल फिर मिलने का वादा करते हुए आपसे लेते हैं अलविदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।